अगेन ए गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज दिनांक है 14 अगस्त 2022। आज संडे होने की वजह से हम डीएनए एनालिसिस, डेली न्यूज एनालिसिस नहीं करेंगे द हिंदू का। आज हम कंप्लीट करेंगे अगस्त 2022 की योजना मैगजीन को। पूरी मैगजीन हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो जो थीम है इस बार की मैगजीन की, इस मंथ की मैगजीन की, वो है लिटरेचर एंड आज़ादी। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कल 15 अगस्त भी है, तो इस वजह से लिटरेचर ने किस तरह से वाइटल रोल प्ले किया हमारी आज़ादी के अंदर, उसको हम देखेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरेचर को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे देखो, स्लोगन है करो या मरो का, अंग्रेजों भारत छोड़ो स्लोगन है। तो यहाँ पे जो लीड कुछ हैं वो तो है पार्टीशन लिटरेचर की बात है। यहाँ पे कुछ स्पेशल लिखा हुआ है, उसमें है लिटरेचर डिफाइंग द राज। उसके बाद फोकस के अंदर रह रहा है फ्रीडम सॉन्ग्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और फिर एक काजी नजरुल इस्लाम ए यूथफुल रिवेलियन की बात इसमें हुई है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि एक्चुअली में वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, तो इसमें थीम क्या रहने वाली है उसी के रिगार्डिंग बताया गया है। तो इसमें एक स्टोरी ये बताते हैं, एक तरह से फ्रीडम फाइटर के बारे में बताते हैं। उसमें बताते हैं कि बिहार से एक फ्रीडम फाइटर थे। वो फ्रीडम फाइटर जेल के अंदर थे, तो फिर जब वो जेल के अंदर थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा जेल से अपनी फैमिली को। उसमें उन्होंने लिखा कि इस राज के तार ढीले कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम मतलब वर्ड कितने वाइटल रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं ये इस सेंट्रल थीम के अंदर। तो इस राज के तार ढीले कर दो, तो बाद में इस राज के तार ढीले कर दो तो ब्रिटिश जब हुकूमत को उसका पता चला तो ब्रिटिश हुकूमत ने उनके ऊपर सेडिशन वगैरह लगाने की कोशिश की। उनसे पूछा गया, क्लेरिफिकेशन मांगा गया था। उन्होंने बोला कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वैसे उनका इंटेंशन था कि इस राज मतलब ब्रिटिश राज की तार आप ढीले कर दूँ, बट उन्होंने बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे इसराज बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा मतलब था कि इस राज के तार ढीले कर दो, जो कि मैं घर पे छोड़ के आ गया था, उसके तार को ढीले करने की बात कही है मैंने। तो इस तरह से बताया गया है, इससे ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि वर्ड्स वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक वर्ड्स की वजह से हमारे जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हमारा जो रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो वही सेंट्रल इसमें थीम है। ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं नहीं, लगातार वही चीज़ कन्वे करने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएम लिखी गई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो लिटरेचर लिखा गया, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉन्ग्स जो लिखे गए, उनके अंदर जो वर्ड्स रहे लाइक वंदे मातरम। ठीक है, उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा। तो इन सभी चीज़ों का वाइटल रोल रहा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मोटिवेट करने के अंदर, ये बताया गया है इसमें। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो इसके अंदर लीड आर्टिकल है वो है पार्टीशन लिटरेचर। ठीक है, इसके राइटर है मनन कुमार मंडल। इसके अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है कि पार्टीशन लिटरेचर कैसा था। पार्टीशन के ऊपर लिटरेचर काफ़ी लिखा गया है, क्या क्या फेज रहे हैं पार्टीशन के ऊपर लिखे गए लिटरेचर की, और किस किस टाइम के अंदर कैसे उसके अंदर चेंज आया है, अभी किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है पूरा पार्टीशन लिटरेचर जो है। तो इसमें बताया गया कि इमरजेंस इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ इंस्पायर इंडियन राइटर्स। तो जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंस्पायरेशन मिली है इंडियन राइटर्स को कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नैरेटिव्स के थ्रू राइटिंग्स करने का। ठीक है, तो इसमें वैसे बताया गया है कि लास्ट 2 सेंचुरी से इंडियन जो नेशनल स्टेट है उसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स के ऊपर और मतलब इंडियन लिटरेचर वगैरह काफ़ी रहा है। ठीक है, और वो काफ़ी उसके अंदर चेंज परिवर्तन भी आते रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पार्टीशन हुआ वो केवल इंडिया के अंदर हुआ है। हिस्टोरिकली इतिहास में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे पार्टीशन हुए हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो पार्टीशंस कुछ जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा वो है इजराइल पैलेस्टीन जो पार्टीशन था, वो इजराइल इंग्लैंड का पार्टीशन है। पार्टीशन ऑफ जर्मनी, बाद में फिर क्या हुआ, कोर्स इट्स रीयूनिफिकेशन होता है बाद में। पार्टीशन ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया, पार्टीशन ऑफ कोरिया, वियतनाम। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द पार्टीशंस रहे हैं वर्ल्ड में, और हमेशा पार्टीशंस जितने भी रहे हैं वो दुखद ही रहे हैं, क्योंकि पार्टीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की गई हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ है, हिंसा हुई है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारा लिटरेचर हर पार्टीशंस के जो भी अब तक हुए हैं विभाजन, उनके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारे इंडिया का भी जो विभाजन है उसमें भी काफ़ी कुछ लिखा जाता है यहाँ पे पार्टीशंस जो लिटरेचर है उसमें। तो इट इज़ नेसेसरी टू लुक थ्रू द ग्लासेज ऑफ हेट्रोजीनस आइडेंटिटीज़। तो देखो, पार्टीशन जब भी हुआ तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़ के बिहाफ पे वो पार्टीशन होता है। जैसे हमें पता है कि इंडियन जो पार्टीशन जो हुआ वो बेसिकली हमारे रीजन के ग्राउंड पे हुआ था काफ़ी हद तक। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेट्रोजीनियस जो इवॉल्व अब तक हो चुकी आइडेंटिटीज हैं उनके ग्राउंड के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज इनके अंदर की गई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इमेज शो की गई है जिसमें कि ट्रेन में लोग बैठ के जा रहे हैं। ह्यूमन ट्रेजेडी कॉज बाय द रेफ्यूजी क्राइसिस हैज़ बीन इंपॉर्टेंट थीम इन द
पार्टीशन लिटरेचर। तो पार्टीशन लिटरेचर की इंपॉर्टेंट थीम होती क्या है कि जो ह्यूमन क्राइसिस हुआ है ना, रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ है, सॉरी, ठीक है, वो रेफ्यूजी क्राइसिस ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, ये कुछ सेंट्रल थीम होती है पार्टीशन लिटरेचर की। और काफ़ी कॉर्पस ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर ये पार्टीशन लिटरेचर वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है। तो यदि हम देखो यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है कि किस तरह से महिलाएं अपने बच्चे को लेके मूवमेंट कर रही है आगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारी इमेजें आपको देखने की मिलेंगी इंडियन पार्टीशन के अंदर भी, ठीक है। पार्टीशन लिटरेचर ऑफन टच अपॉन दी हार्डशिप्स, ठीक है, हार्डशिप्स फेस्ड बाय द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन सब चीज़ों की हार्डशिप को बताता है ये, है ना। तो ये जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, क्रिटिकल काउंटर फैक्चुअलिज्म, ठीक है, स्टेट क्राफ्टेड क्रिटिकल काउंटर फैक्चुअलिज्म। ये वर्ड का मतलब क्या है, इसको हम पहले देख लेते हैं। देखो, पार्टीशन लिटरेचर नॉट ओनली ओपन्स अप द काउंटर फैक्चुअलिटी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह का पार्टीशंस के जो रीजन रहे, जो ग्राउंड बताए जाते हैं हमको हिस्टोरिकली बुक्स के अंदर, ठीक है, वो तो रीजन्स हैं ही, बट ऐसा नहीं है। जो आपका लिटरेचर है वो इसको और ज़्यादा डिसाइफर्ड करता है। और एक काउंटर फैक्चुअलिटी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट ने जो क्राफ्टिंग की है फैक्चुअलिटीज़ के बिहाफ पे, उसको काउंटर भी करता है काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर ये लिटरेचर। और थोड़ा डीप में जाके हमें बताता है कि क्या बेसिक रीजन्स रहे पार्टीशंस के और उनकी वजह से क्या क्या एट्रोसिटीज़ हुई। तो ये जो फैक्चुअलिटी में बस केवल बातें कर लेना कि इस तरह से पार्टीशन हुआ, इतने लोगों ने मूवमेंट किया, उसकी बजाय ये थोड़ा और संवेदनशील तरीके से हमारे सामने रखता है पार्टीशन को, जो लिटरेचर है वो, क्योंकि अलग अलग एंगल से रीजन स्पेसिफिक के बिहाफ पे, कंटेम्प्रेरी टाइम पे के बिहाफ पे इसको लिखा गया है विद सेंसिटिविटी। तो ये केवल ये काफ़ी हद तक काउंटर फैक्चुअलिटी वाला हो जाता है, जो कि स्टेट द्वारा क्राफ्ट तो केवल फैक्चुअलिटी के बिहाफ पे किया गया है, तो ये काउंटर फैक्चुअलिटी हो जाता है। थोड़ा अति संवेदनशील गलत वर्ड रहेगा, ये नेगेटिव वर्ड है, संवेदनशील कर देता है इसको पूरा, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो संवेदनशील तरीके से इसमें देखा जाता है, केवल फैक्चुअलिटी के साथ नहीं देखा जाता। तो ये काउंटर फैक्चुअलिटी ऑफ स्टेट क्राफ्ट लेके आता है जो पार्टीशन लिटरेचर है आपका वो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पार्टीशन लिटरेचर के अंदर क्या क्या मतलब वर्ल्ड वाइड तो रहा ही है, तो हमने देख लिया। इंडिया में भी पार्टीशन काफ़ी बार हुआ है, तो उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया में पार्टीशन कब कब हुआ है। तो जैसे बताते हैं कि 1905, 1947, 1971, ठीक है, ये काफ़ी टाइम रहे यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ। यहाँ का हमको पता ही है कि यहाँ पे पार्टीशन हुआ ही था 1971 में, अगेन बंगाल को बांग्लादेश को जो फ्रीडम दिलाई गई, तो वहाँ भी एक तरह से पार्टीशन के तौर पे लिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा, दिक्कतें हुई लोगों को, मिलियंस लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई, रियॉट्स हुए, लूट हुआ, टेरर हुआ, मतलब लॉस ऑफ लाइफ हुआ, क्राइसिस ऑफ रेफ्यूजी हुआ, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट हुआ। तो ये सब चीज़ें लोगों के साथ झेलनी पड़ी, जिसको कि बहुत ही अच्छे से जो आपका कौन सा लिटरेचर है, पार्टीशन लिटरेचर के अंदर दिखाया गया है विद सेंसिटिविटी, जो कि केवल आपका जो स्टेट क्राफ्टिंग के अंदर फैक्चुअलिटी के साथ दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसके अंदर बताया गया है। अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, एक सादत हसन मंटो जो है काफ़ी फेमस हैं, इसके ऊपर देखेंगे हम भी सादत जो मंटो है वो क्यों फेमस है, हसन मंटो जो है। उसके अलावा जो लिटरेचर लिखा गया, इनके नाम है जिन्होंने कि एक तरह से लिटरेचर जो पार्टीशन लिटरेचर के ऊपर काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जो आपका सादत हसन मंटो है, प्रोबेबली द फाइनेस्ट राइटर ऑफ इंडियन सब पार्टीशन, हु एक्सपीरियंस द पार्टीशन वायलेंस, अनसर्टेनिटी, ट्रॉमा इन हिज पर्सनल लाइफ, जिन्होंने पर्सनली इसको फेस किया है, फिक्शनलाइज किया है, फिर बात एंड फिक्शनलाइज द रेसिप्रोकेशन ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू पार्टीशन इवेंट। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसको मानविक तरीके से फिर पेश भी किया है, क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने भी उस चीज़ को फेस किया है। स्टोरीज लाइक ठंडा घोस्ट, ठीक है, तोबा तेक सिंह, खोल दो, डॉग ऑफ तितवाल मे बी रीड एज द डीपेस्ट रिमेंबरेंस ऑफ पार्टीशन ट्रॉमा एवर रिटन इन द इंडियन कंटेस्ट। तो ये जो पार्टीशन जो लिटरेचर है उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे, ये इस काइंड ऑफ ये लिटरेचर्स के नाम हैं, आप बोल सकते हो एक तरह से। और सादत हसन मंटो काफ़ी इसके लिए जाने जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि देखो काफ़ी ज़्यादा वाइडली लिखा जाता है योजना मैगजीन के अंदर, बहुत ज़्यादा बड़े आर्टिकल्स होते हैं, तो हर चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो जो चीज़ें, जो लाइनें आप यूटिलाइज़ कर सकते हो आपके मेंस आंसर राइटिंग में, जो नाम आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे हसन का एक नाम हो गया सादत हसन मंटो, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो मेजर थीम है वो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, मेजर जो पॉइंट से एक्सट्रैक्ट किया है मैं वही मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपने आप में एक आर्टिकल और आर्टिकल होता है, ओके। तो यदि हम बात करते हैं आगे, तो देखो जैसे कि बी आर अम्बेडकर की बुक, बी आर अम्बेडकर ने लिखा है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945, ठीक है। अब एक हिंदुस्तान 1945 बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हो सकता है इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि योजना में छपा है तो हो सकता है कि आ जाए। डिवाइड एंड क्विट बाई पेंडिरल मून, तो ये तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, ठीक है। फ्रीडम एट मिडनाइट 1975 बाई लैरी कॉलिन्स, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बंगाली हीरामोय बंदोपाध्याय ने लिखा है उद्वस्तु, ठीक है, उद्वस्तु लिखा है, जहाँ पे कि उन्होंने एक तरह से बताया है कि रिहेबिलिटेशन वगैरह के रिगार्डिंग कोई बात की है, तो आप देख सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाते हैं थोड़े से आपके ना, बी आर अम्बेडकर वाले और सब चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं आगे,
आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तो अभी क्या हुआ है कि कुछ नए राइटर्स आए हैं, वो अलग एंगल से एक तरह से अब इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो जो लिटरेचर वो पार्टीशन लिटरेचर बना रहे हैं, पार्टीशन को जो वो और ज़्यादा अंदर जाकर डीप स्टडीज़ कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो नाम है उनका नाम है उर्वशी बुतालिया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें जानना चाहिए कभी यदि हम कहीं पे आंसर राइटिंग करते हैं और ऐसा नाम यदि हम यूज में ले लेते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। फिर उसके बाद वीना दास हो गई, है ना। तो इन लोगों ने कुछ अलग एंगल से न्यू हिस्ट्री के तौर पे पूरा डिसाइफर करने की कोशिश की है जो पूरा पार्टीशन रहा है उसको, ठीक है। तो इन्हें इंटरप्रेट किया है हिस्ट्री हैव क्रिएट मोर स्पेस करके, है ना, मतलब और ज़्यादा इन्होंने तो इसको अच्छे से देखा है। तो देखो यहाँ पे एक इमेज है ये, इसमें ट्रॉमा, डेंजर, डेस्पेयर एंड सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद लिविंग वंस होम वाज पोर्ट्रेड इन वेरियस लिटरेचर वर्क्स रिलेटेड टू द पार्टीशन। देखो यहाँ पे किस तरह से बताया गया है। तो ये काफ़ी मार्मिक एक फ़ोटो है जिसमें कि लोग जा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है अपने घर को छोड़ने की, जो 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 पेन होता है वो आप फील कर सकते हो। अभी रिसेंटली भी जैसे अफगानिस्तान के अंदर भी अभी जैसे तालिबान आया है तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को अपना पूरा बिजनेस छोड़ के जाना पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्मिक सिचुएशन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें लोगों को, और बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी होती है ये एक्चुअली में। तो इस फाइनल इसमें दिखाया गया है कि तो यही सेंट्रल थीम थी वैसे देखी जाए तो, कि लिटरेचर जो आपका पार्टीशन लिटरेचर है उसने थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को पेश किया है एज़ कम्पेयर टू जो आपका स्टेट क्राफ्टिंग होती है जिसमें कि आपको फैक्चुअली पूरा दिखा दिया जाता है कितने लोग यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से बस यही इसकी सेंट्रल थीम थी पूरे एडिटोरियल की, जो मैं आपको बता दी है। अब अगला हम एडिटोरियल देखते हैं, उसमें बताया गया है लिटरेचर डिफाइंग दी राज। तो बता रहे हैं कि भाई राज को किस तरह से लिटरेचर ने, मतलब जो ब्रिटिश राज था उसको किस तरह से लिटरेचर ने डिफाइन किया, मतलब हराने की कोशिश की है, धकेला है पीछे, ठीक है। तो यदि इसको हम देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड इज डिफरेंट एराज ट्राई टू डिस्करेज द आइडिया दैट वर अगेंस्ट द एस्टेब्लिश सिस्टम। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव जो बिहेवियर रहा है ना, हिस्टोरिकली, वो जनरली इसीलिए रहा है कि डिस्करेज किया जाए जो भी सिस्टम एस्टेब्लिश है उसके खिलाफ यदि कोई आइडियाज आ रहे हैं तो उनको पूरी तरह से ऑपरेस किया जाए, है ना। तो बट डेस्पाइट द सपरेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव डेवलप्ड अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ आइडियाज एंड रेजिस्टेंस। तो आइडियाज रहे, रेजिस्टेंस रहे, उस आइडियाज को लिटरेचर में कन्वर्ट किया गया और इस तरह से लिटरेचर के थ्रू राज्य को डिफाई किया गया, है ना। तो इसी वजह से बैन भी किया गया बहुत सारी पॉटरीज को, सॉरी पॉटरी नहीं, पोइट्रीज को, है ना, बहुत ज़्यादा बैन, कविताएं जो होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बैन किया गया। उसके अलावा जील फॉर फ्रीडम और मतलब इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की। तो इसमें हम यही देखेंगे कि इस तरह से लिटरेचर ने वाइटल रोल प्ले किया और कैसे ब्रिटिश राज ने इसको बैन करने की कोशिश की। चमन लाल जो है इसके राइटर है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे देखो ये कितनी अच्छी ये बुक है, आज़ादी की लड़ाई जब्त शुदा तराने, ठीक है। तो ये लिटरेचर ही है एक तरह से, तो काफ़ी ऐसा लिटरेचर लिखा गया जिसको बैन भी किया गया। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर ग्रू, है ना। अब यहाँ पे देखो इस वाले एडिटोरियल के अंदर काफ़ी काम की चीज़ें आएंगी जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर ग्रू एंड फर्स्ट इंडियन रेदर एशियन ओके वीकली न्यूज़पेपर हिक्कीज बंगाल गजेट। तो बंगाल गजेट जो था पहला इंडियन रेदर एशियन था, एडिटेड बाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ए हिक्की ने पहला न्यूज़पेपर जो है वीकली स्टार्ट किया है, बंगाल गजेट, याद रखना है आपको। और ये 29 जनवरी 1780, है ना, सॉरी 1780, 29 जनवरी 1780 को ये आया है। आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट, मतलब 1757 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लार्ज पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब प्लासी का वॉर हुआ, बक्सर का वॉर हुआ, फिर ट्रीटी हो जाती है, उसके बाद ज़्यादातर जो राइट्स पूरे ब्रिटेन के पास चले जाते हैं। उसके बाद में आने वाला ये एक मतलब फर्स्ट न्यूज़पेपर ये है बंगाल गजेट, जिसके नाम याद रखना है आपको, ऑगस्टस हिक्की, है ना, वीकली था ये। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई प्लासी का वॉर के अंदर तो सिराज उद्दौला, है ना, को हरा दिया गया। तो आपको सिराज उद्दौला को हरा के उस टाइम पे, बाद में ये तो उस टाइम पे हरा के प्लासी का वॉर हुआ, फिर बक्सर का हुआ। हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो 1773 के अंदर की बात चल रही है, जो कि गवर्नर जनरल बने थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1773 में कंपनी ने फिर क्या किया, गैजेट विद इन 2 ईयर्स, मतलब काफ़ी जल्दी आने के बाद, मतलब 1773 में आ चुके थे वॉरेन हेस्टिंग, तो 1782 में देखो ये यहाँ पे बना है 1780 में, 1782 में इसको फिर बाद में क्या कर दिया है, इसके पब्लिकेशन को क्रश कर दिया है, ठीक है। तो आगे अब लोग ये मतलब कि अब क्रश करना स्टार्ट करेंगे, बैन करना स्टार्ट करेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। बाद में ये चंद चलती है और फिर लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, जो कि आपको पता है लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल रहते हैं, और फिर ये फर्स्ट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लेके आते हैं, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट ये लेके आएंगे, थोड़ा पेंसिल में बदल लेता हूँ ताकि अच्छे से इंडिकेशन हो सके, है ना। तो ये वाला एक्ट ये लेके आएंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं वो फर्स्ट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लेके आते हैं। ऐसे ही रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 भी आता है। लाला लाजपत राय को मेंडले जेल के अंदर बर्मा में भेजा जाता है। ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ए सीरीज ऑफ ऑपरेसिव लॉज
लाइक लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में आ जाता है, प्रेस एक्ट 1815 में आ जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ एक्ट भी बोलते थे, लाइसेंसिंग एक्ट 1857 का होता है। सारे ही फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लेजिस्लेशन है जिनके थ्रू की ऑपरेशन किया गया, ऑपरेस किया गया है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो लिटरेचर के थ्रू आ रही थी या फिर राइटिंग्स के थ्रू आ रही थी। ऐसे ही यहाँ पे मैसेज ऑफ फ्रीडम था। मैसेज ऑफ फ्रीडम को क्या बोलते हैं? पैगाम ए आज़ादी। ठीक है, ये उर्दू का एक पेपर था जिसके एडिटर कौन थे? बेदार बख्त, याद रखना, मिर्ज़ा बेदार बख्त। तो ये आ सकता है प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सपोर्टेड द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857। इट इज़ बिलीव दैट द पब्लिकली हैंग्ड, बाद में बताया जाता है कि उनको पब्लिकली हैंग कर दिया गया, और जो भी जिसके भी घर में वो अखबार पाया गया, मतलब जिन भी हाउसेज में पाया गया, इशूज वर फाउंड वर ऑल्सो पनिश्ड बाय द कंपनी, और जिनके घरों में वो अखबार पाया गया, कौन सा? पैगाम ए आज़ादी, मैसेज ऑफ फ्रीडम, उर्दू पेपर था ये, जिसके एडिटर थे मिर्ज़ा बेदार बख्त। ठीक है, तो उन लोगों को भी पेनलाइज किया गया, एक तरह से पनिश किया गया है ना। मैनी पेपर्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज वर बैन कर दिए गए, ठीक है, और पेनलाइज कर दिए गए ड्यूरिंग 1857 के वॉर के दौरान। बाद में 1858 के बाद में फिर एडिशन जो 124A जो है एक्ट है, अभी भी काफ़ी लाइमलाइट में रहता है, उसके थ्रू सप्रेस किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ फाइटर्स की फ्रीडम को, लाइक बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगाया गया इसको, सेडिशन को, और जिनको कि 6 साल की जेल के अंदर भेज दिया गया केसरी के लिए। ठीक है, और 1898 के अंदर स्कोप ऑफ 120A को और वाइडन कर दिया गया। ठीक है, और इसमें 153A को भी यूज में लिया गया, 295A को भी यूटिलाइज किया जाने लगा। लाइक आई थिंक अभी भी एक हेट स्पीच के तौर पे यूटिलाइज होता है, तो आप देख लेना उसको थोड़ा। तो इस तरह से मतलब ये कॉलोनियल हिस्ट्री रही है सप्रेशन की, कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस किया गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें भी आ चुकी है जो कि हमारे फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने इस आर्टिकल को ज़्यादा टाइम दिया है बजाय पहले वाले आर्टिकल के, क्योंकि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो उसकी सेंट्रल थीम हमने जान ली, उसके बाद यहाँ पे हमने फैक्चुअल चीज़ों को अच्छे से जान लिया। हमारा मतलब वे फॉरवर्ड या हमारा वे यही रहेगा कि हम जहाँ पे कि हमारे पॉइंट की चीज़ें आएंगी उनको हम ज़्यादा गहराई से देखेंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी काम का था। बाद में और जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहाँ पे मैं आपको सेंट्रल थीम बता दूंगा बस। 1898 के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही अंडरलाइन पूरा किया हुआ है, 1898 के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है, वो भी काफ़ी फेमस है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 भी आता है, ये भी फेमस है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो फेमस चीज़ आती है, गुरुदेव सिंह हैज लिस्टेड, मतलब ये तो बाद के हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये जो मेजर थीम जहाँ से नज़र आती है उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द बैंड पेट्रियोटिक पोट्री कलेक्शंस पब्लिश बाय द पब्लिकेशन डिवीजन वाज अंडर द टाइटल ऑफ। तो देखो ये तो कुल मिला के योजना बताना चाह रहा है कि योजना ने पब्लिश किया है 1987 के अंदर, कि कुछ पब्लिकेशन जिनको बैन कर दिया गया था उनमें से कुछ चीज़ों को निकाल के योजना ने भी पहले पब्लिश किया है और अभी भी योजना पब्लिश कर रहा है, तो उसके बारे में योजना बता रहा है। तो हमको उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस आर्टिकल को, फिर बाद में एक देखो हिंदी पोइट चकोर्स 1930 पोइम, हिंदी के एक पोइट है चकोर्स, है ना, जिनकी पोइम है किसान, डेपिक्ट द एगोनाइजिंग लाइफ ऑफ द इंडियन पीजेंट अंडर द ब्रिटिश रूल विच वाज ऑपरेसिंग पीजेंट बाय द पेट्रोनाइजिंग इंडियन फ्यूडल लॉर्ड्स। देखो ये भी हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल देख लेना है ना। तो ये क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहे हैं, योजना मैगजीन के लिए यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स के लिए नहीं होती है, जनरल जो आर्डेंट रीडर्स होते हैं जिनको कि अच्छा लगता है रीड करना। ठीक है, तो सभी स्कॉलर लोग के लिए होती है और सबको पढ़नी चाहिए और सभी को स्कॉलर होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही बनाई गई है, तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको पूरा स्किप किया है। ठीक है, कि याद रख लेना थोड़ा HSRA जो है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द मार्क, देखो यहाँ से पहले से देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यूमरस इमिनेंट पॉइंट है लाइक जन निसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, हफीज जालंधरी, हसरत मोहानी। कब इनके नाम आ जाता है तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स हैं सारे, कभी बोल दिया जाए कि क्या है तो पॉइंट्स हैं। हसरत मोहानी, मखदूम मोहिनुद्दीन, तिलक राम सुखन, सोहन लाल द्विवेदी, अली सरदार जाफरी, ब्रिज नारायण चकबस्त, स्वामी नारायण नारायणानंद, पंडित मेलाराम वफा। ठीक है, तो ये आर इंक्लूडेड इन दीज कलेक्शंस। तो मतलब ये सब पॉइंट हमारे पॉइंट्स रहे हैं ना हिस्ट्री में। द मार्केट इंसिडेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल 1857, वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1919, जलियांवाला बाग 1922, चोरा चोरी 1927, काकोरी केस, है ना, जिसमें कि बिस्मिल अशफाक, नौजवान भारत सभा हिंदुस्तान। तो मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इनमें बताया गया होगा, को मिला के ये बताना चाह रहे हैं इनकी पॉइंट्स वगैरह के अंदर और सब चीज़ों के अंदर, है ना। तो बस यही है, क्योंकि काफ़ी अच्छी इमेज है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसमें काफ़ी सारी किताबें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो किताबों को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब लोगों को बोल रहे हैं कि आप पढ़िए किताबों को, है ना। तो ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, सबको देखना चाहिए इनको, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, बंगाली थिएटर। देखो यहाँ पे भी ज़्यादा काम का नहीं होगा, तो सेंट्रल थीम में बता दूंगा, और यदि कोई फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ होगी या मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कोई लाइन होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बंगाली थिएटर जो है, डिफाइंग कॉलोनियल बैन। तो ये जिनका भी राइटर है, उनसे राइटर से हमें ज़्यादा भी काम नहीं है। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हो, डॉक्टर सुनेत्रा मित्रा,
ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि किस तरह से बंगाली थिएटर ने रोल प्ले किया है कॉलोनियल बैन के अंदर, मतलब कॉलोनियल राज को डिफाई करने के अंदर, और फिर इसको क्यों बैन झेलना पड़ा, बैन वैन भी किया था उन्होंने, है ना। तो इसमें यही है कि देखो, जो आप ये तो यदि मेट्रो जो सिटीज़ थी, बड़े जो शहर थे, वह तो कलकत्ता था, बॉम्बे थे, तो इन्होंने क्या किया, सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर 1850 के बाद काफ़ी ज़्यादा फिर यहाँ पे थिएटर वगैरह स्टार्ट होता है, व्यूअरशिप भी बढ़ने लगती है। काफ़ी पहले कम रहता है थिएटरशिप, बाद में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। पहले जो सेंट्रल थीम रहती है, जो मतलब थिएटर में दिखाया जाता है, जो रोल्स प्ले किए जाते हैं, उसमें विडो रीमैरिज के बारे में बताया जाता है, पॉलीगेमी बताई जाती है, क्लास एंड रेशियल ऑपरेशन वगैरह के ऊपर पहले थिएटर चल रहा होता है। बाद में थिएटर और शिफ्ट होने लगता है, थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो बाद में जब शिफ्ट होने लगता है तो फिर ब्रिटिशर्स को समझ आने लगता है कि ये तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से फिर वो क्या करते हैं, कुछ एक्ट लेके आते हैं। उनमें ही एक प्रोमिनेंट एक्ट जो हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, वो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 was passed and public theatre was effectively barred from using overtly subversive political message। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्ट आ गया, ये हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट, मतलब सारी प्रीलिम्स सारे एग्जाम्स के अंदर काफ़ी काम की चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान रखना है हमको। तो पहला आता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट 1876 वाज पास्ड एंड पब्लिक थिएटर को बार्ड कर दिया गया कि कोई भी सबवर्सिव पॉलिटिकल मैसेज आप नहीं दोगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एक्ट आ गया। उसके बाद में सब कुछ चलता है, आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पता ही है ना। वाज ऑल्सो पास्ड इनटू लॉ बाई सेम गवर्नमेंट बाई लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ये लाया गया था, और बाद में फिर जो फ्रीडम, जो काफ़ी मतलब ठीक नाम से थोड़ा जाना जाता है हमारे यहाँ पे इनको, है ना, तो जो जिन्होंने फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर किया था, तो लॉर्ड रिपन ने बाद में इसको हटा भी दिया था, है ना। और बाद में इसमें बताया गया है, लेटर रिमूव बाई लॉर्ड रिपन द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कंटिन्यू रहा था, लेकिन टू ऑपरेट द नेक्स्ट 70 ईयर्स, लेकिन अगले 70 साल तक वो वाला एक्ट चालू रहता है, आपको ये ध्यान रखना है, भले ही उसको हटा दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, है ना। तो इसमें ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इफेक्टिवली मार्केट द एंड ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविज्म को बंद कर देता है ये थिएटर्स के अंदर एक तरह से ना, और ये डाउन हो जाता है कुल मिला के थिएटर्स के अंदर। तो यहाँ पे यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने बता दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये थीम होगी, ये तो ज़्यादा हमारे काम की नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। पॉपुलर ड्रामा अज्यूम्ड पॉलिटिकल डायमेंशन इन इंडिया, ए ट्रेंड दैट बिकम स्ट्रॉगर इन द 1940s इन द ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। बैनिंग ऑफ द ओरिजिनल प्ले कुड नॉट इफेक्टिवली स्टॉप आइडिया। बाद में बैनिंग भी इस आइडिया को नहीं रोक पाई, और बैनिंग के बावजूद भी ये चुप के, है ना, क्लोज स्पेस में, ओपन स्पेस में छुप के थोड़ा मतलब कि बच के और ये कर लिया करते थे इन सब चीज़ों की स्क्रीनिंग वगैरह, ड्रामा वगैरह, और ये सब चीज़ें चलती थी। तो मतलब वो बैन भी नहीं रोक पाया, और काफ़ी ज़्यादा होने लगा ये, और इसने काफ़ी हमारे नेशनल जो स्पिरिट है, मोटिवेशन को बढ़ाया। नेशनलिज्म एज ए सब्जेक्ट वाज एबली एक्सप्लोइटेड फॉर द कॉज ऑफ थिएटर। तो बाद में इसको काफ़ी उपयोग में लिया गया है नेशनलिज्म एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी थीम पहले कुछ अलग थी। एक कॉज डैट नॉट ओनली फोर्टिफाइड द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द थिएटर, कि इसने के लिए इकोनॉमिक फोर्टिफिकेशन ही, सॉरी, फोर्टिफाइड इकोनॉमिकली ही नहीं किया है, और भी काफ़ी अच्छे काम इन्होंने किया, मतलब कि थिएटर को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं किया। उसके अलावा भी पॉपुलराइज इट एट ए टाइम वैन अदर काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट्स वर नॉट मच अवेलेबल। तो पहले सब्जेक्ट और अवेलेबल नहीं थे, तो जो नेशनलिज्म है उसने थिएटर को काफ़ी अच्छा एक मतलब कि फ़ायदा प्रोवाइड किया है, और इससे देश को भी फ़ायदा हुआ था। उस टाइम नेशनल स्पिरिट काफ़ी बढ़ गई थी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो यही है कि इसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको ज़्यादा देख, उसके बाद इसमें ज़्यादा है नहीं, तो देखा नहीं हमने। अब देखते हैं सिनेमा एज वैनगार्ड ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट। तो वो तो पहले बंगाली, स्पेसिफिक बंगाली थिएटर की हमने बात कर दी थी, अब सिनेमा की एज नॉर्मल बात हो जाएगी, क्योंकि थीम पूरी सेम ही है। तो यहाँ पे हम केवल ध्यान दे रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 दोबारा हमको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना ही है। एंड फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए कि ब्रिटिश वर क्विक टू अंडरस्टैंड द सिनेमा हैड ए बिगर पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। तो क्या किया उन्होंने, एक्सपेक्ट था ही उनसे कि ऐसे करेंगे, तो एक्सपेक्टेडली इंडियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट, तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आ चुका है ना, ये आ चुका है आपका 1918 के अंदर, वाज पास इन 1918 ड्यूरिंग द डाइंग मंथ्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था, और ये 1 अगस्त 2020 से इफेक्ट में आ जाता है। बेस्ड ऑन द ब्रिटिश सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1909 द इंडियन, पहले भी एक एक्ट था ब्रिटिश सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और फिर बाद में भी आता है, है ना। इंडियन वर्जन ऑब्जेक्टिव आर नथिंग लेस देन द सेंसरशिप ऑफ द कंटेंट फिल्म बी एग्जिबिट पब्लिक कंजम्पशन। तो मतलब वही बाद में एक्ट आ जाएंगे थोड़े, है ना, तो ये देख लेना आपको ना। तो उसके बाद यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आती नहीं है। एक रशियन के लिंग्विस्टिक थे, इंडोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, है ना, गैरिसम स्टेपेनोविच, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना कोई ज़्यादा। तो ये हम थिएटर को देख रहे हैं, तो इसमें फिर बाद में इसकी सेंट्रल थीम तो यही है, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इन 1876 ब्रिटिश वाज क्विक टू अंडरस्टैंड द सिनेमा हैड ए बिगर पोटेंशियल। तो आप इसको समझ सकते हो, अपने आंसर राइटिंग में कहीं पे भी लिख सकते हो, कभी ऐसा आता है कुछ, तो ना। तो टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन एक्सपेक्टेडली सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1980 जो है पास हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो 1918 का एक्ट पास हो गया है। विद द एडवेंट ऑफ द टॉकीज, है ना, तो मतलब कि बंगाली सिनेमा ड्रॉ इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिच लिटरेरी ट्रेडिशन नॉवेल्स। तो मतलब बहुत सारी जो बाद में एक तरह से जो आपकी
शरत चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, शरत चंद्र चटर्जी है और रविंद्रनाथ टैगोर है। इनके जो लिटरेरी वर्क रहे हैं ना, उनसे बाद में बंगाली सिनेमा ने उनके ऊपर काफ़ी कुछ क्रिएट किया है ना, तो इसके अंदर ये बताया हुआ है, तो उसको यूटिलाइज किया है काफ़ी। देखो आनंद मत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, वो इसमें इसके बारे में बात की गई है। और एक इसमें है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज में ले सकते हो। 42 वॉज सेट इन 1942 एंड गार्निंग रेस्टलेसनेस अराउंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर उसके बाद है poignantly showed the film depicted Indian police officer representing the brutality autocratic British empire betrayed the nationalistic passion of the fellow Indians freedom fighters। the film and with the मतलब एक मूवी है ये, इसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा मार्मिक तरीके से ये बयां करती है उस टाइम के 1942 के अंदर आई होगी कुछ, और उस टाइम का फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ बयां करती है काफ़ी मार्मिक तरीके से, है ना। तो ये देख लेना है थोड़ा सा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीडम मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। तो फ्रीडम मूवमेंट जो सेंट्रल इंडिया का क्या रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, उसको देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो, तो रीजन के ऊपर अब आ गए हम, सेंट्रल इंडिया ने कैसे रोल प्ले किया। तो देखो सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी। तो 1857 द ट्राइबल पीपल हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया टाइम एंड अगेन मतलब ये जो ट्राइबल लोग हैं वो रिवोल्ट करते रहे हैं। ब्रिटिश हैड टू स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी इन द ट्राइबल एरियाज। रेफरेंस to such revolts are not easily available. Although the contribution of the tribals was significant in the freedom movement that took place before the and after 1857, मतलब 1857 की क्रांति से पहले भी और बाद में भी काफ़ी वाइटल रोल रहा है ट्राइबल मूवमेंट्स का भी इंडिया की फ्रीडम को इंस्पायर करने के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था ब्रिटिशर्स को ट्राइबल से भी, और काफ़ी हम पढ़ते भी हैं उसके बारे में। यहाँ पे हम देख लेंगे सेंट्रल इंडिया के अंदर क्या क्या रहा है। तो ट्राइबल अपराइजिंग बिफोर 1857 की बात करते हैं हम। तो आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, एक्वायरिंग द दीवानी राइट्स टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा 1765 में इनको मिल जाते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन एफर्ट टू एनेक्स छत्तीसगढ़ को एनेक्स करने के एफर्ट्स ये स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराजा रूलर ऑफ नागपुर एंड रेस्ट ऑफ द एरिया वाज रूल्ड बाई डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स। द ब्रिटिश गॉट देयर फर्स्ट सक्सेस इन 1800 व्हेन राजा रायगढ़ साइंड ए ट्रीटी विद द कंपनी मेड रायगढ़ ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ना। उसके बाद दे अनेक्स द मराठा एम्पायर आफ्टर द डिफीट इन द नागपुर इन 1818। तो 1818 में मराठा को हरा देते हैं। बिगन टू रूल द सेंट्रल रीजन ऑफ द छत्तीसगढ़ हाउएवर इन द बस्तर, लेकिन पूरा नहीं रूल कर पाएंगे, छोटे छोटे जो पैचेज रहेंगे उसमें अभी भी ट्राइबल्स जो होंगे वो अपना मतलब रिवोल्ट करते रहेंगे। हाउएवर द बस्तर द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड सुरगुजा इन द नॉर्थ, है ना, सेवरल ट्राइबल रिबेलियंस और टू सेव ट्राइबल पीपल फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट। तो ये आते रहेंगे, रिवोल्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिबेलियन आता है हलबा रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश 1774 से 1749 तक रहता है। वाज मार्केट बाय द ब्लडशेड एंड डेयरिंग अटैक्स टू कैप्चर बस्तर ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ द किंग ऑफ द जयपुर यानी यंगर ब्रदर जो थे किंग ऑफ बस्तर, इनकी हेल्प से वहाँ पे सीज करने की कोशिश करते हैं, कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है वहाँ पे, और इसका नाम होता है हलबा रिबेलियन 1774 टू 1779। ओके, देखो ये इमेज है काफ़ी मध्य भारत के आदिवासी और स्वतंत्रता आंदोलन, तो काफ़ी ज़्यादा ये लाइमलाइट में रहते हैं ना। उसके बाद 1831 में कोल ट्राइबलमैनशिप वाला रिवोल्ट हो जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद है ना, फिर तारापुर रीजन के अंदर बस्तर के अंदर 1842 के अंदर दल गजन सिंह के नेतृत्व में होता है ये रिवोल्ट, है ना, इसको भी याद रखना है। फिर फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 इन सोना खान, तो ना, तो सोना खान जो है, तो 1857 नारायण सिंह जो है ट्राइबल लेड लॉर्ड ऑफ द सोना खान ऑफ द रायपुर रिवोल्ट यूनिकली, ठीक है, तो यूनिकली रिवोल्ट करते हैं एक तरह से, तो इसको भी याद रखना है। सोना खान, इसका नाम याद रखना है नारायण सिंह। और द पैडी डिपॉजिट विद द मनी लेंडर वार लूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नारायण सिंह टू द सेव हिज पीपल फ्रॉम द स्टारवेशन। तो जो वो डिपॉजिट करते हैं उसको लूट लेते हैं, तो इस तरह से स्पेसिफिक तरीके से ये थोड़ा रिवोल्ट किया जाता है अलग टाइप से, है ना, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसमें फिर क्या लिखा हुआ है, द न्यू सिस्टम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेंट, स्टेप्स टेकन टू चेंज द ट्रेडिशनल सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, न्यू रूल्स इंप्लीमेंटेड फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द लिकर एंड ऑल अफेक्टेड द यूनिक ट्राइबल कल्चर। तो मतलब आप इन सबको मेंस में रीजन एज ए रीजन साइड कर सकते हो कि रिजेंटमेंट क्यों हुआ, मतलब एक तरह से ये इन्वॉक क्यों हुए और इनके अंदर ये ट्राइबल्स ने रिवोल्ट क्यों किया। तो ये सभी था उनकी कल्चर के अंदर इंटरवीन करना, उसके बाद है ना उनसे रेंट लेना, उसके बाद उनकी ट्रेडिशंस के ऊपर प्रहार करना, उनका पॉलिटिकल सिस्टम को बदल देना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट्स को लागू करना, रेस्ट्रिक्शन करना लिकर के ऊपर, इन सब के ऊपर, उनकी कल्चर के ऊपर हमला करना, ये सभी चीज़ों ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोशित कर दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं ट्राइबल्स को। और ये सभी मूवमेंट, ये सभी मतलब कि फिर रिवोल्ट हुए, एक तरह से हम बोल सकते हैं। एक ऐसे ही फिर 18 जंगल सत्याग्रह भी छत्तीसगढ़ से ही लिंक है, कभी आ जाता है, तो ध्यान रखना इसको भी थोड़ा, है ना। बाद में सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट वगैरह के साथ ही खत्म हो जाती हैं चीज़ें। जंगल सत्याग्रह थोड़ा देखते हैं। तो अनदर मूवमेंट ऑफ द छत्तीसगढ़ जंगल सत्याग्रह वर लॉन्च इन 1922, है ना। 1922 मतलब ये बंगाल जब आपका चोरा चोरी कांड हुआ है, सॉरी, तब का है ये। ए प्लेस नेम्ड नगरी ऑफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये, धमतरी डिस्ट्रिक्ट। इट होल्ड्स ए यूनिक प्लेस इन द एंटायर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जंगल सत्याग्रह।
द ट्राइबल हैड स्टेज ए सत्याग्रह अगेंस्ट द अथॉरिटी प्रोटेस्टिंग ओवर द लो वेजेज गिवन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बैन ऑन द कैरिंग वुड और यूज इन कुकिंग। तो ये कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ है जंगल सत्याग्रह। और इसके जो आप यदि इसके लीडर को आप देखना चाहो तो इसमें लीडर छत्तीसगढ़ में हुआ ड्यूरिंग द सत्याग्रह। थाउजेंड ऑफ द पीपल गैदर एट ए प्लेस कॉल्ड तमीरा एंड व्हेन द अथॉरिटी ट्राइड टू कंट्रोल द क्राउड ए वुमेन नेम्ड दयावती स्लैप्ड द ऑफिसर। द सिचुएशन वाज सेव्ड फ्रॉम वर्जनिंग बाय द अथॉरिटीज, है ना, वर्सनिंग होने से बचाया इसको। बाद में सम पीपल वर अरेस्टेड एट द प्लेस, पुलिस ओपन फायर इन द, कुछ लोग मर गए, विच ए पर्सन डाइड। ओके, एक इंसान की डेथ हो जाती है। ओपन फायर इन द पब्लिक विच ए पर्सन डाइड, कुछ लोगों की डेथ नहीं, एक इंसान की डेथ हो जाती है। तो दिस मूवमेंट कंटिन्यू टिल मार्च 1931 एंड 1931 तक चलता है। फिर बाद में ये क्या हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब कम बैक किया जाता है उसके साथ ये खत्म हो जाता है ना। तो बहुत सारे लोग नहीं मारे गए थे, एक इंसान मरा था, पर्सन डाइड, है ना। ओपन फायर इन विच ए पर्सन डाइड। ओके, तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ और ये सब चीज़ों को आपको याद रखना ही है ना। तो इसके अंदर जो एक फीमेल फिगर है उनको भी आपको याद रखना है ना, दयावती स्लेप्ड। ओके, उसके बाद ये आर्टिकल भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं फ्रीडम सॉन्ग्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा फ्रीडम सॉन्ग्स वगैरह और लिटरेचर के थ्रू, इन सब चीज़ के थ्रू, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो इसमें यही है कि नॉर्थ ईस्ट भी काफ़ी लाइमलाइट में रहा है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपकी यंडाबो की जो ट्रीटी हुई है ना, YNDABO, यंडाबो की जो ट्रीटी हुई है साइन, उसके बाद में उससे मतलब हुआ क्या था कि ट्रीटी साइन हुई थी, बर्मा जो था नॉर्थ ईस्ट में इन्वेट कर रहा था, और फिर बाद में ब्रिटिशर्स वहाँ पे गए थे और एक ट्रीटी साइन हुई थी और ब्रिटिशर्स ने एक तरह से बोला था कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन फिर वो वहाँ पे रहने लगते हैं ना। तो इसमें यही बताया गया है यंडाबो की जो ट्रीटी साइन होती है। जस्ट ए मिनट। The struggle for freedom movement for the northeast region of India began with the Britishers had started occupying the present-day northeast since the Treaty of Yondabu signed with the Burmese invaders in 1826। तो ये ध्यान रखना है, यंडाबू की ट्रीटी 1826 में साइन हुई है प्राय, और बर्मीज के साथ साइन हुई है ना। प्रायर टू दैट बर्मीज हैड इन्वेडेड असम एंड मणिपुर थ्राइस, 1817, 1819, 1821 में 3 बार बर्मीज ने असम और मणिपुर को 3 बार इन्वेड किया है। एंड ऑक्यूपाइड बोथ विच वर देन इंडिपेंडेंट कंट्रीज। The British who had entered Assam with a promise of going back after expelling the Burmese, however, stayed on after discovering tea and petroleum। तो पेट्रोलियम टी मिलने के बाद वहीं रह जाते हैं फिर वो लोग, है ना, अपने वादे से वो हट जाते हैं। ड्यू टू द लो लिटरेसी रेट, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल अक्रॉस द हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ द रीजन हैड द स्पोकन वर्ड ओरल लिटरेचर वर द ओनली मोड ऑफ द ट्रांसमिटिंग सोशल मैसेज। तो ओरल लिटरेचर काफ़ी था, तो वहाँ ज़्यादा लिटरेचर इसलिए मिल भी नहीं पाता है क्योंकि ओरल लिटरेचर ज़्यादा था। तो आपको ध्यान रखना है, बाद में ये यंडूबू की जो ट्रीटी होती है उसको 1826 में याद रखना है, और 3 बार जो इन्वेड करता है बर्मा, इसके बारे में आपको याद रखना है। और बाद में फिर वो पेट्रोल और टी मिल जाने की वजह से वहीं पे रह जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है अहू पैडी, अपलैंड राइस पैडी, तो ये आ सकता है वर्ड, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो यंडाबू की ट्रीटी आपकी हो जाती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिखाया गया है कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैसेकर हुआ है ना, इसका नाम है पथारू घाट मैसेकर, जो कि 1894 में हुआ है दारांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इन विच एनीवेयर बिटवीन 36 से 140 पीजेंट जो है उनकी डेथ हो गई है। इन विच बिटवीन 30 to 140 पीजेंट्स एंड अदर पर्सनस वर बिलीव टू हैव किल्ड इन पुलिस फायरिंग में वो किल्ड हो गए, वो मर गए, मतलब इसकी बारे में ऐसा बोला जाता है। लीडिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द सेवरल सॉन्ग्स, जो बहुत सारे जो सॉन्ग्स है उसके ऊपर बने हुए हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमॉन्ग दैम इज 132 लाइन का एक बलाद है कॉल्ड डोली पुराण। ठीक है, डोली पुराण जो कि काफ़ी फेमस है। विच वाज कंपोज इन स्टाइल ऑफ द पुराण्स एंड एट्रीब्यूटेड टू नरोत्तम दास, ए लोकल विलेजर हु वाज ए विटनेस ऑफ द मैसेकर। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से आ जाती हैं। एक तो है दरांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है ये मैसेकर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कौन सा, पत्थरू घाट मैसेकर। यहाँ पे नरोत्तम दास काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर आ जाते हैं, इनको बताया जाता है कि ये कंट्रीब्यूटर रहे थे इसके। और डोली पुराण एक बलाद लिखा जाता है और काफ़ी लोगों के मरने की इसमें बात बताई जाती है। देखो डोली पुराण, पथारू घाट मैसेकर, और डोली मीन्स लंप्स होता है ना। और इसमें आपको ध्यान रखना है इनसे जो जुड़े हुआ नाम है वो है नरोत्तम दास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसमें ये सब कुछ जो मैंने बता दिया है। उसी तरह से राय चौधरी की भी कभी बात आ जाती है, तो इन्होंने भी कुछ लिखा है, तो इसको भी आप देख लेना, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बाद में 1921 के अंदर गांधी जी जाते हैं, अपनी पहली विजिट करते हैं असम की, है ना। और राय चौधरी एंड कर्मवीर नाबिन चंद्रा बारदोली स्पेंट सेशन विद हिम, तो ये दोनों इसके साथ में रहते हैं, कभी आ सकता है कुछ। और 1926 का जो 41 सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ओपन विद ए कॉरस, है ना। तो इसमें ये सॉन्ग कुछ होता होगा, सॉन्ग या मतलब एक कॉरस मतलब एक आवाज़ के साथ अजी बंदों की, मतलब जो भी है इसमें ये सब कुछ होता है ना, तो ये देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं, तो मैंने बताया नहीं है, मेंशन नहीं किया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना।
उसके बाद देखो, ए साइजेबल नंबर ऑफ द सॉन्ग्स एंड पोएम्स इंक्लूडिंग ओरल लिरिक्स एंड फोक सॉन्ग्स वर लॉस्ट इन टाइम ड्यू टू द नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेम, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से। व्हेन पीपल हु हैड कंपोज एंड संग देम वर अलाइव, ए फ्यू सम इन बिट्स एंड पीसेज हाउएवर हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड बाय ए कपल ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है आपका खंजोम परवा जो है ट्रेडिशन होती है, इसको भी थोड़ा देख लेना है ना। तो बस यही सब इंपॉर्टेंट था इसमें। हम देखते हैं काजी जो नजरुल इस्लाम है, ये यूथफुल रेबेलियन, उसके ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इंडियन एंटी इंपीरियलिस्टिक नेशनल मूवमेंट एंटर्ड अपॉन ए न्यू एंड वाइब्रेंट फेज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मतलब एक तरह से एंटी इंपीरियलिस्टिक नेशनल मूवमेंट जो था हमारा इंडिया के अंदर जो चल रहा था, वो एक नए फेज के अंदर चले जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। गांधी एज इट्स न्यूली इमर्ज लीडर वाज टर्निंग इनटू ए मास मूवमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग द लोअर लोग, सोसाइटी के जो एरिया के जो लोग थे उनको इंक्लूड करवा के इसको मास मूवमेंट गांधी जी बनवा देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी फेमस होता है उसमें, जिसमें कि सितंबर 1920 से 19 फरवरी 1922 में, बाद में इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया जाता है 12 फरवरी 1922 को, चोरा चोरी का कांड जो 5 फरवरी को होता है उसके विरोध में ना गांधी जी के द्वारा। तो काफ़ी लोग गांधी जी को मना भी करते हैं, ऐसा ना करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा करते हैं, फिर गांधी जी को उसके बाद जेल भी हो जाती है ना। तो वो थोड़ी चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमको देखना है काजी नजरुल इस्लाम जो है उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था नहीं, तो मैंने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, क्योंकि देख लेते हैं। काजी नजरुल इस्लाम 1899 to 1976 बिकम ए मेजर आइकन ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन बंगाल। ए रोल एज ए लीडिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन द लॉन्ग डिकेड ऑफ द 1920 लार्जली और टू द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो ये बस यही है, इनके ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादा पूछता नहीं है कुछ। तो उसके बाद है द इंटरनेशनल डायमेंशन एडेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। बाद में फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने इंटरनेशनल डायमेंशन भी ऐड कर दी थी। टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज रिफ्लेक्टेड नजरुल्स वार टाइम स्टोरी बैथर दान ए गिफ्ट ऑफ अगोनी, है ना। तो इस तरह से इन्होंने ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करवा दी हैं। वैसे ये नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रोल ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर का क्या रोल रहा है, इसको भी ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, कम ही देखेंगे। तो थोड़ा हिंदी में, जैसे हिंदी लिटरेचर का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा है उसको देखते हैं। तो काफ़ी बड़े हिंदी के फेमस पोइट्स वगैरह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जयशंकर प्रसाद की एक लाइनें हैं कुछ, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तारुशिखा मनोहर, चितका चितका जीवन हरियाली पर मंगल कुसुम सारा। ठीक है, तो इस तरह से की लाइनें, काफ़ी अच्छी लाइनें हैं ये, है ना। तो ये जयशंकर प्रसाद की लाइनें हैं। तो उसके बाद काफ़ी सारे पोइट रहे हैं हिंदी के, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद हो गए, फिर आपका बालकृष्ण भट्ट हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। इन्होंने बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लिटरेचर लिखा है, पोइट्री लिखी है। ठीक है, पोइट्री नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, है ना, पोइट्री लिखी है ना, पोइट्री लिखी है। रामविलास शर्मा रहे और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रहे, और इन्होंने कहीं ना कहीं पे इंस्पायर्ड भी किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को। ठीक है, अपने राइटिंग्स के थ्रू। तो बस इसमें यही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था नहीं, तो मैंने इसके ऊपर भी ज़्यादा अंडरलाइन किया नहीं है ना। तो पार्टीशन वगैरह होता है, और सावित्रीबाई फूले वगैरह का थोड़ा इसमें नाम दिया हुआ है, वह ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। गीतांजलि होती है, गोदान एक होती है जो कि बुक है हिंदी में, है ना। तो वो काफ़ी, गोदान बुक काफ़ी फेमस है प्रेमचंद जी की, वो भी काफ़ी कुछ करती है। द नेशनलिस्ट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश राज क्रिएटेड बाई दीज राइटर्स ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल अक्रॉस द कंट्री सिग्निफिकेंट विजिबल इन द लेटर इंडियन लिटरेचर। ठीक है, तो ये लाइन लिखी गई है, तो रूल तो रहा ही है इनका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, फिर गांधी जी आ जाते हैं, गांधी इन फेज स्टार्ट होता है, उसके ऊपर इसमें लिखा हुआ है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद रोल ऑफ उर्दू देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कि क्या रहा। तो इसमें यही है कि देखो, डेस्पाइट बीइंग ए जियोग्राफिकल एंटिटी इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्यूटली लैक्ड इन हैविंग ए सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो ब्रिटिशर्स से आने से पहले तो हमारे अंदर नेशनलिज्म था ही नहीं, क्योंकि रीजन स्पेसिफिक था सब कुछ, और लोकल राजा हुआ करते थे, 500 काफ़ी सारी रियासतें थी, तो ऐसा कोई नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं थी उनके आने से पहले। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है बाद में नेशनलिज्म एज इनहेबिटेड कंसिडर्ड, बाद में ये नेशनलिस्टिक फीलिंग आई है। उर्दू के बारे में बता रखा है कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उर्दू पोइट्स स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर एंग्विश ओवर द डिक्लाइन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रैम्पेंट करप्शन था, सब कुछ था, तो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है। तो उसमें इन्होंने क्या लिखा है, एक पोइटिक जनरल लिखा है इन्होंने। ये क्या लिखा है, इसका जनरल जो है वो है, ये है शहर अशोभ। शहर अशोभ का मतलब है अर्बन अनरेस्ट। तो इसके थ्रू बताया गया है, शहर अशोभ के थ्रू उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब अपनी एगोनी को शो किया है कि किस तरह से उनको गुस्सा है एक तरीके से, जब रूल ऑफ लॉ डिक्लाइन वगैरह सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में बताया इन्होंने ना। और फिर बाद में 1857 में लाइक है ना, बाद में होता क्या है कि 1857 में शाह आलम सेकंड, मीर कासिम एंड वजीर ऑफ अवध सिद्दौला बैटल में हार जाते हैं। तो पहले ही हार जाते हैं प्लासी के में 1757 में। तो बाद में इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में 1799 में टीपू सुल्तान भी हार जाते हैं, तो बाद में इनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा जाता है ना।
तो ये है। और उर्दू के वर्ड्स का तो काफ़ी वाइटल रोल रहा ही था। उर्दू के काफ़ी सारे जो हमारे इंस्पायर किया, उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को। तो इन 1936 प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट स्टार्टेड। 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट स्टार्ट होता है, विच स्टूड फर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड फोर्सफुली एडवोकेटेड द कॉज ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। Hundreds of poems, short stories, novels, articles appeared in the Urdu newspaper and magazines, and a galaxy of Urdu poets appeared on the literary horizon। ठीक है। तो इस तरह से मतलब इनका उर्दू का भी रोल रहा है काफ़ी, और काफ़ी सारी चीज़ें उर्दू में लिखी गई हैं। जैसे कुछ तो हम मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे उर्दू इन द लैंग्वेज दैट हैव स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद लॉन्ग लाइफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो उर्दू का वर्ड से आया है ये। उस तरह से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसमें भी उर्दू के वर्ड को यूटिलाइज किया गया, और एक काफ़ी फेमस तो है ही ये, तो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर उर्दू का जो कपलेट है, ठीक है, पॉपुलर ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस तरीके के उर्दू वर्ड्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंस्पायर्ड रहा है हमारा मूवमेंट यहाँ पे भी, है ना, तो बोल सकते हैं हम। तो इस तरह से हिंदी लिटरेचर का भी काफ़ी वाइटल रोल रहा, काफ़ी अच्छे अच्छे कवि रहे हमारे, ठीक है, और उन्होंने अपने लिटरेचर से काफ़ी इंस्पायर्ड किया, जयशंकर प्रसाद से लेके प्रेमचंद जी से लेके, और उसके बाद में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कवि जो रहते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिटरेचर क्रिएट करते हैं, जिससे इंस्पिरेशन आता है क्राउड के अंदर। उसी तरह से इनका भी काफ़ी वाइटल रोल रहता है एक तरह से उर्दू लिटरेचर का भी, है ना। और यहाँ पे भी बाद में काफ़ी जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग वुमेंस की कैसी रही उनको देख लेते हैं। तो वुमेंस की कंटेम्प्रेरी राइटिंग के बारे में यही लिखा गया है, देखो ये वुमेंस का फिगर एक बनाया हुआ है। तो इसमें देखो पहले तो सेंट्रल थीम क्या है इसकी देख लेते हैं। द एनालिसिस ऑफ द वुमेंस बायोग्राफी हेल्प टू ब्रिंग द फॉर हर सोसाइटी, ब्रिंग फॉर, उनको सोसाइटी में आगे लाया गया, और उनके खिलाफ जो मतलब कि कम्युनिटी अगोनी ट्रॉमा एक्सपीरियंस ऑफ द जेंडर डिफरेंस वगैरह को बताया गया एक तरह से ऑटोबायोग्राफीज के थ्रू, है ना। तो इसमें काफ़ी सारी फीमेल्स रही हैं, लाइक 1920 में मुस्लिम वुमेन थी एलाइट फीमेल्स। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं इनको आप अपने मतलब कि कभी ऐसे के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे या कुछ भी आता है वुमेन्स के ऊपर, वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, सोसाइटी के अंदर भी लिख सकते हो, यहाँ से आप चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। मुस्लिम वुमेन एलाइट फैमिली टर्न टू द स्टडी इंग्लिश इन इंडिया, एंड मतलब कि काफ़ी नाम है कुछ, है ना, जिन्होंने कि काफ़ी कुछ लिखा है। तो इतना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इतना इसको साइट नहीं कर रहा हूँ। तो वुमेन राइटिंग्स का भी योगदान रहा है। फिर गांधीयन इन्फ्लुएंस की जब बात आती है, तो वही है कि 1857 कैन बी कंसिडर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। ये लास्ट है, ये वाला जो आपका आर्टिकल है वो। तो इसमें द टाइम स्पेन ऑफ 90 ईयर्स फ्रॉम 1857 टू 1947 कैन बी रिगार्डेड द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। द पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड इट्स सेंटिमेंट्स हैव बीन कैप्चर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय मेनी गुजराती राइटर्स इन देयर लिटरेरी वर्क्स। द फ्रीडम स्पिरिट इज फर्दर bloomed in the literature after Gandhi's arrival and comparatively reflected more in writings of authors impacted by the गांधी। तो गांधी जी का काफ़ी राइटर्स के ऊपर इम्पैक्ट रहा। गांधी जी जब आते हैं इंडिया के अंदर 1915 में, उसके बाद किस तरह से गांधी एक फेज चलता है, मास मूवमेंट चलता है, नए नए एक्सपेरिमेंट उनकी तरह किए जाते हैं। उन सभी एक्सपेरिमेंटल को राइटर्स ने काफ़ी हद तक अपनी राइटिंग्स के अंदर स्थान दिया है, और गांधी जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है 1915 के बाद में जो राइटर्स रहे हैं उनके ऊपर, है ना। तो यही इसकी सेंट्रल थीम है, और इसमें कुछ स्पेशल है नहीं वैसे, है ना। तो ये कुछ गुजराती राइटर्स के नाम इन्होंने बता दिए हैं, तो उनको हमको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता नहीं है। मंगल पांडे इज प्लेड बाय द जयंत खत्री illustrating the 1857 revolt. This is one of the noteworthy play of the Gujarati literature depicting the मंगल पांडे एज प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एंड हो जाती है आज की योजना की मैगजीन। ये पूरी मैंने कवर कर दी है अगस्त मंथ की योजना की मैगजीन की सेंट्रल थीम्स। इसी तरह से हम आगे भी मिलते रहेंगे, है ना। ये मैगजीन कंप्लीट मैंने कर दी है पूरी, जो इसके अंदर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब कुछ बता दिया है। धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, धन्यवाद।